अब सबसे पहले देखिए, हो गया क्या? यूनिट 5। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको सिलेबस बता देते हैं कि इस यूनिट का सिलेबस क्या है पॉलिटी की। देखिए, इसमें जो सिलेबस है, एक है मध्य प्रदेश का प्रशासन। इसके अंतर्गत हम देखें तो सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीएट। आपका जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो मैक्सिमम काम यहीं से रहेगा, या यूं कहें कि पूरा रेगुलेशन जो आपका होगा वो सब यही लोग आपको रेगुलेट करेंगे। फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद कहने का मतलब है कि अगर हम सीएम को एक तरफ एक महत्वपूर्ण पद माने राजनीतिक रूप से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से सबसे बड़ा पद जो होता है वो होता है मुख्य सचिव का। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी का। यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले याद रखिए कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो पूरी राज्य का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है वो क्या होता है? आपका चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव होता है। ठीक है। बीच में भी हमने एक दिन आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जब भी हमने बताया था कि देखिए, भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी पूरे देश का कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। देखो, आपको चार लोगों को याद रखना है। चार लोग कौन कौन से हैं? एक है आपके, जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश की या किसी भी स्टेट की, तो इनमें एक कौन? चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव। ये राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आप समझने के लिए ना ऐसे समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति अगर आईएएस सिलेक्ट हो गया, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, अब ये प्रमोट हो के लास्ट तक कहाँ तक पहुंच सकता है? चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच सकता है। स्टेट में, मतलब स्टेट के प्रशासन का सबसे बड़ा पद ये है। अब ये तो हुई बात स्टेट की। जैसे ही हम बात करते हैं कंट्री या देश की, तो यहाँ पर कौन है सबसे बड़ा? तो यहाँ पर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, ये सबसे बड़ा पद है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का। देखो, आपको ध्यान रखना है, नेताओं से तुलना नहीं करना, क्योंकि कई बार आपके मन में क्या ख्याल आता है कि प्रशासनिक रूप से कह रहे हैं या हम राजनीतिक रूप से कह रहे हैं। तो उस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रशासनिक रूप से हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक रूप से आप बात करोगे तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा पद कौन सा है? केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, जो एग्जीक्यूट करता है। तो राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, ठीक है, तो स्टेट में पुलिस में कौन सा है सबसे बड़ा? ठीक है, तो पुलिस सिस्टम में सबसे बड़ा जो ऑफिसर होगा वो होगा आपका डीजीपी। ठीक है, स्टेट में। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि भारत में पुलिस व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी, पुलिस व्यवस्था का मतलब पुलिस अलग है, प्रशासन अलग है, दोनों को हमने अलग किया। हाँ, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव है या पॉलिटिकल है? जा सही रहे हो, थोड़ा सा और उसी तरह। होम सेक्रेटरी। ठीक है, तो कौन? जो आपके गृह सचिव होते हैं, कौन होते हैं? होम सेक्रेटरी जो होते हैं बेटा, ये सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं भारत के। ठीक है, समझ में आ रही है? और बड़ी बात यह है कि ज्यादातर होम सेक्रेटरी कौन बनते हैं? तो अगर आप पूरे सिस्टम को घूम फिर के देखोगे ना, तो प्रशासन को जो पूरे तरीके से कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, वो कौन सा सिस्टम है? तो वो सिस्टम है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा।
ठीक है, जरूरी नहीं है ये होम सेक्रेटरी कोई आईपीएस ऑफिसर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही होते हैं। हाँ, लेकिन मेजॉरिटी टाइम यही होते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि डीजीपी जो है ना, जैसे कोई व्यक्ति अगर आईपीएस बन गया इंडियन पुलिस सर्विस में, तो ये तो बिल्कुल इसका पहला कदम है, ये बहुत दूर का कदम है। जब आप आईपीएस बनेंगे तो आईपीएस बनने के बाद मान लो थोड़ा सा आप वैसे तो देते नहीं है डिस्ट्रिक्ट, लगता है कि तुरंत आईपीएस बने और अभी हमें जिले का एसपी बना देंगे। ये पिक्चरों में ही अच्छा है, भोकाल वकाल उस तरीके की, ये एक्चुअल में ऐसा भोकाल होता नहीं है। ठीक है, मतलब क्योंकि अगर एकदम से आप ऐसे समझो ना, 21 साल के लड़के को आपने जिला दे दिया या आईएएस के रूप में सेलेक्ट हुआ और आपने उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका उतना अनुभव नहीं है, चीज़ें उस तरीके की नहीं है, तो समस्याएं हो सकती हैं। तो शुरुआत में क्या करते हैं कि आपको जिला डायरेक्टली नहीं दिया जाता, ना जिले का एसपी बनाया जाता है ना जिले का कलेक्टर बनाया जाता है आईएएस आईपीएस को, किसी को भी। 3-4 साल जब आप काम कर लेते हैं, जैसे मान लो अगर आप भोपाल, जैसे मैं कहूँ कि अगर कोई आईएएस बन के आया, जैसे भाई अगले साल कोई 2000, इस साल 2025 का एग्जाम किसी ने क्वालिफाई किया, 2026 में वो हो गया, क्या 2026 में चलो ट्रेनिंग करने के बाद हम मान लें 2 साल की, उसे 28 में क्या सीधा भोपाल कलेक्टर बना देंगे? नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? तो हो सकता है उसे एडीएम बना दें। एडीएम समझते हो? ठीक है, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है कलेक्टर के जस्ट नीचे जो रहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, या फिर आपको क्या बना सकते हैं, जिला पंचायत सीईओ बना देते हैं। सबसे ज्यादा आपके ग्वालियर, सॉरी ग्वालियर बोल रहे हैं, भोपाल के पास में जो सुजालपुर है, सबसे ज्यादा सीईओ आईएएस कैडर के लोग बन के यहीं जाते हैं और खूब सीईओ बन के जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भोपाल से पास है तो उन्हें ट्रेनिंग में भी आसानी होती है, सीखने का मौका मिलता है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन 3-4 ईयर में इन्हें कल क्या होता है कि इन्हें जिला दे दिया जाता है, आईएएस को भी और आईपीएस को भी। आईपीएस जब प्रमोट होते हैं, जैसे एसपी होते हैं, एसपी के बाद ये क्या बनेंगे? एसएसपी सिस्टम तो अब चलता नहीं है उतना, एसपी के बाद क्या बनते हैं ये? सीधा हम मान लें कि भाई डीआईजी प्रमोट हो गए, ठीक है, डीआईजी के बाद आईजी प्रमोट हो गए, ठीक है, फिर आईजी के बाद क्या बनेंगे? ठीक है, अब जैसे ये जो डीजीपी हैं, ऐसे डीजीपी के नीचे क्या होता है, एडिशनल कुछ कुछ लोग होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है, और भी जगहों पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके जब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनते हैं, तो ये हाईएस्ट पुलिस के अधिकारी होते हैं स्टेट के। क्लियर है? क्वेश्चन बस यहाँ से और यहाँ से पूछा गया है, तो भारत में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, तो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी, और राज्य में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव होता है। अब आपके सिलेबस में है मुख्य सचिव, और आपको पता हो तो अभी मुख्य सचिव को क्या मिला, अभी लेटेस्ट क्या बना दिया गया मुख्य सचिव को? और क्या बनाएंगे? मुख्य सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए एक बार में बढ़ा दिया गया। ठीक है, 31 अगस्त को रिटायर्ड होने वाले थे हमारे मुख्य सचिव, कौन है? श्री अनुराग जैन। अच्छा, मैं कितनी बार श्री लगा लूं, आप लोग बोलेंगे नाम लेके ही, फिर एक आध दिन मैं बोल दूंगा आपके अपने पिताजी का नाम लेके, ऐसे ही बोलते होंगे, फिर सबको बड़ा बुरा लगता है ना, वो वैसी कहानी। थोड़ा मतलब आदत में लाओ, क्योंकि अगर आपने इंटरव्यू में ऐसे बोल दिया ना, तो बोलेगा अभी लड़का या जो भी है अभी बने नहीं है, इनके इतने भाव बढ़े हुए हैं, अब इन बन जाएंगे तो ये तो पता चले प्रधानमंत्री को बोलेंगे ए मोदी चल यहाँ। भाई कुछ भी बोल सकते हैं लोग, लोगों का कोई वो है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा डिग्निटी मेंटेन करनी है। मैंने आपको क्या सिखाया? प्रोटोकॉल मेंटेन करिए, क्योंकि क्या होता है ना, वो 2-3 महीने में फिर आप इंटरव्यू सीखने की कोशिश करते हैं, आपको तो उसी भाषा में बात करने की आदत है, कोई भी नाम हो हम सीधा नाम ले सकते हैं। तो आप हमेशा श्री, श्रीमती, श्रीमान, ठीक है, उस तरीके से जस्टिस, और जो डेजिग्नेशन है ना उनकी डेजिग्नेशन को हमेशा आप सपोर्ट करिए। हाँ जी, बोलिए। एडीएम को एसडीएम नहीं बोलते हैं। एडीएम यूजुअली बेटा देखिए जो होते हैं ना वो जिले में होते हैं, ठीक है, और एसडीएम जो होते हैं वो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो आपकी तहसील लेवल पर होते हैं एसडीएम। ठीक है, रैंक आप एक दोनों की लगभग एक जैसी मान सकते हैं। ठीक है,
हाँ, हर तहसील में एक, बेसिकली तहसील ना कह के हम ज़्यादा अच्छा आंसर होगा सब डिवीज़न। ठीक है, क्योंकि एसडीएम जो है उसका मतलब क्या है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो जो सब डिवीजन रीजन होगा, अब जैसे कुछ तहसीलें ही सब डिवीजन के रूप में काम करती हैं तो वहाँ एसडीएम बैठते हैं। कुछ तहसीलें बहुत छोटी होती हैं जहाँ सिर्फ तहसीलदार बैठते हैं, वहाँ एसडीएम नहीं बैठते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि दो तीन तहसीलदार उसके अंडर में होते हैं नॉर्मली, एक अगर हम सब डिवीजन की बात करते हैं। और तहसील का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो, अगर नीचे लेवल पर देखें तो नायब तहसीलदार, और उससे बड़ा तहसीलदार होता है। और याद रखिएगा एमपीपीएससी से कोई डायरेक्ट तहसीलदार नहीं बनता है। मतलब आप कई बार किसी के मन में आता होगा कि साहब हमें तो तहसीलदार बना दो आप, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट तहसीलदार का पद नहीं दिया जाता है। किसका पद मिलता है, नायब तहसीलदार। मतलब वो प्रोटोकॉल में ही नहीं है, नहीं तो बोले सर अच्छा डिप्टी कलेक्टर आप बना रहे हो डायरेक्ट, और तहसीलदार बनाने में क्या दिक्कत है। तो तहसीलदार जो है वो प्रमोट होके बनने वाला ही पद है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलो, हो गया यहाँ तक क्लियर। और ये जो एसडीएम है ये वास्तव में अगर आप देखें तो डीसी, डिप्टी कलेक्टर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम इंटरव्यू में खूब पूछा गया, इनमें से कौन सा रैंक है, कौन सा पद है। और पद कौन सा है, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर रैंक है, एसडीएम पद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलत करते हैं। अभी समय नहीं है, थोड़ा सा हम अपनी यूनिट पे आ जाएं, बताएंगे आपको, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे कई लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते होंगे, डीएसपी और एसडीओपी में क्या डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस डीएसपी में और एसडीओपी में होता है, उसी तरीके का डिफरेंस डीसी और एसडीएम में होता है। बोले बनते तो डीसी ही एसडीएम है, लेकिन फिर भी इनमें दो नाम है ना, तो दो लोग हैं, दो चीजें हैं, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो हुआ ही होगा। और याद रखिए कि जब आप वैकेंसीज देखेंगे, जब नोटिफिकेशन आता है जैसे दिसंबर में जब आएगा, तो वहां लिखा होता है उप जिला अध्यक्ष, ठीक है, यानी डिप्टी कलेक्टर। तो यही लिखा होता है, एसडीएम का पद नहीं निकलता है। तो चीजें ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगी। चलो वापस आ जाओ। बस हमारे दो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। एक है राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, भारत का सबसे बड़ा कैबिनेट सेक्रेटरी। इतनी तो बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों के। चलो वापस आ जाते हैं सिलेबस पे थोड़ा सा पहले। तो ये हुई बात मुख्य सचिव, और फिर होते हैं सचिव। सचिव यानी कि सेक्रेटरी, ठीक है। और फिर आयुक्त, आयुक्त का हिंदी मीनिंग कमिश्नर, सॉरी हिंदी तो है ही आयुक्त, इंग्लिश मीनिंग कमिश्नर, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ गए भाई साहब। जिलाधीश, अच्छा जिलाधीश कौन है ये, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। फिर इसके बाद, अच्छा, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं। पंचायती राज संगठन शक्तियां, इसी में शहरी स्थानीय स्वशासन। सिंप्लीफाई करें तो पंचायतें तीन स्तर पर होती हैं, जनपद पंचायत, सॉरी नीचे से चलते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ये तो पंचायत है। अब दूसरी स्तर की हम बात करते हैं कि शहरी स्थानीय स्वशासन, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज, इनके भी तीन स्तर होते हैं। बता सकते हैं आप कौन कौन से। नगर परिषद, ठीक है, उसे बोलते हैं नगर पंचायत। ठीक है, तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है, इनके संगठन शक्तियां। फिर इसके बाद स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही और स्वायत्तता का महत्व। मतलब क्या कि स्थानीय स्वशासन में वित्त की भूमिका, रोल ऑफ फाइनेंस इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक स्थानीय स्वशासन में नौकरशाही की भूमिका, तो ब्यूरोक्रेसी की क्या रोल है,
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये, और फिर स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता। ठीक है, समझ में आ रही? स्वायत्तता का महत्व समझते हैं, ऑटोनॉमी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इस तरीके क्वेश्चन है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य। अब इसमें क्या है, तो जनजातीय, पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान। ठीक है, तो अब जैसे सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए क्या क्या किया गया है, क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे ही वंचित वर्गों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं। फिर आपका है नक्सली समस्या, तो नक्सलाइट एक्टिविटीज। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, ये सीधा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरीके की चीजें हैं। और फिर मध्य प्रदेश की राजनीति के कुछ समसामयिक मुद्दे, यानी कि करंट इवेंट्स जो हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के, वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? ये तो है भाई आपका क्या, सिलेबस। अब इसके बाद जब आप बात करेंगे आगे, तो आगे क्या, अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले पढ़ा दें या क्रम से चलें? जैसा आप बोलेंगे, आपका बहुमत, आपका साथ, आपका विकास, ऐसे समझ लीजिए। बताइए क्या चाहते हैं, बोले। इंपॉर्टेंट पहले, क्रम से। चलो, मतलब ये लोकतंत्र की बड़ी खराबी है। डेमोक्रेसी जब भी हम आपसे पूछेंगे तो एक इधर बोलेगा, एक इधर बोलेगा, एक इधर बोलेगा, एक इधर बोलेगा, एक तो बोलेगा सीधा चले जाओ ऊपर से पढ़ा दो। ठीक है ये एक समस्या है। चलो हम लोग एक एक करके ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रशासन में सचिवालय, सेक्रेटरीट की हम बात करते हैं। तो पहले मुझे ये बताइए कि आप में से जिसने भी सुना हो कि सेक्रेटरीट होता क्या है। ठीक है, और बहुत बढ़िया। और दूसरा, ठीक है, अब इसी के पैरेलल हम पूछेंगे कि डायरेक्टरेट क्या होता है, निदेशालय। अच्छा सुना, ऐसे नहीं, उल्टा पूछते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। आप लोगों ने वल्लभ भवन सुना है? ठीक है, तो वल्लभ भवन जो है ये क्या है आपका, ये मध्य प्रदेश का सचिवालय है, यानी सेक्रेटरीट है। इनडायरेक्टली अगर हम बोलें, डायरेक्टली बोलें, जो भी कहें, अगर हम कहें कि पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन जो चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, वो वल्लभ भवन से ही चल रहा है। ठीक है, जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो इस बात को आप और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वल्लभ भवन भोपाल में है, श्यामला हिल्स पर। ठीक है, तो पूरा प्रशासन अब कैसे, तो यहाँ पे देखो, सचिवालय का मतलब है सचिव का, हिंदी तो हिंदी में करते हैं, सचिव धन आलय। आलय मतलब घर, और किसका घर, सचिवों का। तो जहाँ सचिव बैठे वो सचिवालय। तो बेसिकली जो मिनिस्टर्स होते हैं और उनसे एसोसिएटेड जो सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक, ये सब सचिवालय में बैठते हैं। और अगर मंत्री और सचिव दोनों ही एक साथ बैठे हैं तो क्या होगा यहाँ पर, तो पॉलिसी फॉर्मेशन जो किया जाता है, नीतियों का निर्माण, वो कहाँ पर किया जाता है, सेक्रेटरीट में किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो सेक्रेटरीट या सचिवालय है वो वल्लभ भवन भोपाल के श्यामला हिल्स पर स्थित है। ठीक है, यानी यहीं पर मुख्य सचिव बैठेंगे और हर एक विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, प्रधान सचिव, वो बैठेंगे। और इसके अलावा हर एक विभाग के जो सचिव होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी, वो यहीं पे बैठते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब नीतियां बनी कहां पर, सेक्रेटरीट में। तो नीतियां जब बन गई सेक्रेटरीट में, किस चीज के लिए, तो ये जो पॉलिसीज हैं ये सेक्रेटरीट या सचिवालय में बन गई हैं। अब जब ये नीतियां बन गई तो इनको एग्जीक्यूट कौन करेगा। अच्छा, सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट में क्या डिफरेंसेस हैं।
डायरेक्टरेट के एग्जाम्पल समझिए निदेशालय के, तो थोड़ा और क्लियर होगा कि डायरेक्टरेट जो है हमारी, जैसे एक डायरेक्टरेट कौन सी है, सतपुड़ा भवन सुना है, एक है आपका विंध्याचल भवन। अच्छा ये भी भोपाल में है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको बता दूं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से भोपाल में अपनी कोचिंग से ही हम लोग ऊपर जा रहे हैं अगर, तो हम सीधे अरेरा हिल जाएंगे, डीबी सिटी मॉल को क्रॉस करते हुए ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो पहले हमें मिलता है क्या, पहले क्या, कौन सी, भारत का एकमात्र शौर्य स्मारक। ठीक है, शौर्य स्मारक जब हम क्रॉस करेंगे, हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो अगर हम बिल्कुल सीधे सीधे रोड पे ऐसे जाते हुए पहले जो सामने दिखेगा गार्डन के बाद, तो वो है हमारा बल्लभ भवन। एक राइट साइड में भवन है, एक लेफ्ट साइड में भवन है, तो लेफ्ट साइड में जो है वो सतपुड़ा भवन है और राइट साइड में विंध्याचल है। ऐसे समझ लो बीच में से नर्मदा नदी निकाल दो तो ज्योग्राफी हो जाएगी आपकी। भाई निकलती है कि नहीं निकलती है सतपुड़ा और विंध्याचल के, तो बीच में आपके आगे जाके जो मिलता है वो आपका क्या होता है, तो आप अगर थोड़ा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें तो ये क्या है आपका, ये है बल्लभ भवन, यहाँ बात करें तो यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो यहाँ सतपुड़ा भवन और यहाँ विंध्याचल भवन है। ये जो सतपुड़ा और विंध्याचल हैं ये हैं हमारी डायरेक्टरेट। क्या है ये, डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट का मतलब होता है निदेशालय, ठीक है, कभी कभी हम इन्हें संचालनालय, वो शब्द ही नहीं बोल पाओगे इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ वो, निदेशालय ठीक है, डायरेक्टरेट ठीक है। ठीक, तो ये डायरेक्टरेट है, एक सतपुड़ा भवन, एक विंध्याचल भवन। अब बेसिकली यहाँ ये क्या है, सेक्रेटरीएट, तो कौन बैठे हैं यहाँ, सचिव बैठे हैं। हर एक विभाग के मिनिस्टर यहाँ बैठेंगे और मिनिस्टर के साथ उस विभाग के प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, ठीक है, तो मुख्य सचिव बैठेंगे किसके साथ, ठीक है, मुख्यमंत्री के साथ में। बाकी प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं वो हर एक विभाग के साथ बैठते हैं। ठीक, ये जो डायरेक्टरेट है ना, बेसिकली यहाँ पर बैठते हैं डायरेक्टर, कौन बैठते हैं, ठीक है, डायरेक्टर, ठीक, आयुक्त नहीं, डायरेक्टर, आयुक्त तो यहीं जाएंगे। तो जो डायरेक्टर हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सतपुड़ा में जो मुझे बहुत पसंद है, डीएमई। डीएमई का मतलब होता है बेटा डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो पूरे मध्य प्रदेश में जो मेडिकल एजुकेशन चल रही है, क्या चल रही है, पूरे मध्य प्रदेश की जो मेडिकल एजुकेशन है, उस मेडिकल एजुकेशन को जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है वो कौन है, वो होती है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यानी कि डीएमई। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन बैठते हैं। अब जो लोग जैसे टेक्निकल एजुकेशन के होंगे तो वो डीटी हो जाएंगे, यानी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग, जैसे एक मेडिकल एजुकेशन है, एक इंजीनियरिंग और टेक्निकल वाली है, तो वो इंजीनियरिंग फार्मेसी ये सब टेक्निकल में आती है, तो एक डायरेक्टर बैठते हैं टेक्निकल एजुकेशन के। ये बेसिकली डायरेक्टरेट वाले जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मतलब ये विशेषज्ञ होते हैं। जबकि यहाँ जो हैं सचिव या जो आईएएस अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कैसे हैं, तो ये जर्नलिस्ट हैं। कैसे हैं, सामान्यज्ञ। मतलब क्या, इन्हें हर एक मामले की जर्नल जर्नल इंफॉर्मेशन सब पता है इन्हें। अच्छा आप अपने आप को देखो, आज आप जब तैयारी कर रहे हैं आपको हिस्ट्री भी पता चल जाती है, आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर। टैरिफ पे एक दिन बात की थी हमने, डोनाल्ड ट्रंप का जो सिर फोड़ रहा है हमारे शेयर बाजार का। ठीक है, फिर हमने देखा कि अभी मोदी जी कहाँ गए, चाइना गए थे। किस में गए थे चाइना भाग लेने के लिए, तो एससीओ,
ठीक है, तो एससीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए मोदी जी चाइना गए। तो हम लगभग सामान्य सामान्य सी हर एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो लोग हैं ये जर्नलिस्ट हैं, लेकिन यहाँ क्या बन रही है बेटा, यहाँ पॉलिसीज बन रही हैं, यानी नीतियों का निर्माण कहाँ हो रहा है, सेक्रेटरिएट में। अपने यहाँ का बल्लभ भवन है, यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, तो हम इसे सचिवालय कहें, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सचिवालय में जो नीतियां बन रही हैं, और उन नीतियों को अब ये लोग भेज देते हैं डायरेक्टरेट में। अब होता ये है कि इनके बीच में बड़ी लड़ाई झगड़ा चलता है, सेक्रेटरिएट वर्सेस डायरेक्टरेट, क्योंकि ज्यादा सैलरी किसकी, भाई वित्त सचिव कौन, अगर सीधे शब्दों में बोले, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो कौन सा व्यक्ति होगा, तो फाइनेंस सेक्रेटरी तो हमेशा कौन होगा, आईएएस होगा। अब फाइनेंस सेक्रेटरी आईएएस है भाई। अच्छा, किसकी सैलरी बढ़ाएगा ये सबसे पहले, अरे आपको पॉलिसी बनाने के लिए दे दी जाए तो आप पहले क्या बोलोगे, पहले अपन एक काम करते हैं, अपने आप को सेटल डाउन करते हैं, फिर देखते हैं दूसरों को। केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर जितने पॉलिसी मेकर हैं, देखो आप ऐसे नहीं बोलना, सच में मंत्रियों को आता क्या है, मतलब मैं बोल रहा हूं ना, अगर एक बार ये बोल दे फाइनेंस सेक्रेटरी और उनका पूरा विभाग कि साहब इस बार का बजट जो है, वैसे निर्मला सीतारमण बहुत होशियार महिला हैं, अच्छी इकोनॉमिस्ट है, मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर उनसे बोल दिया जाए कि इस बार मैडम अभी फरवरी का बजट आप ही बना लो, तो आप ये मान लेना कि इस साल बजट नहीं आ पा रहा। सच्ची बात है, मजाक नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे समझ लो। अच्छा एक और बात, इतनी भारी भरकम सैलरी, या आपको पीएससी या यूपीएससी बंदी करा देते नेताओं की चलती तो, क्यों, उनको लगता है यार क्या मतलब है इन लोगों को इतने पैसा देने का, क्योंकि सैलरी बहुत है, भत्ते हैं, सुविधाएं हैं, गाड़ी है, ड्राइवर है, सिक्योरिटी है। अच्छा आप तो सोचो तो क्या नहीं है, आप एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी देखोगे तो आपको गाड़ी मिलेगी, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मिलेगा, उस गाड़ी में डालने के लिए डीजल पेट्रोल जिसकी भी गाड़ी होगी वो आपको मिलने वाली है, फिर एक सरकारी नंबर मिलता है आपको, ठीक है, जिस नंबर को, मतलब नंबर प्लेट, जिसको देख के नॉर्मली आपकी गाड़ी को कभी रोका नहीं जाता है, और इवन आप चौराहे पे कोई पुलिस कांस्टेबल या ट्रैफिक पुलिस वाला है तो मैडम और सर ऐसे करके, ठीक है, सलूट अलग मारते हैं, रोकने वोकने की तो बात ही दूर की बात है। तीसरी चीज क्या होती है, अरे अब रुक जाओ, अभी थोड़ी देर रुको, मैं बता रहा हूँ फिर बात करेंगे, आप बीच में ही टोकने की आदत पड़ गई है आपकी। तो अब ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, क्या क्या, गाड़ी मिली, ड्राइवर मिला, डीजल पेट्रोल मिला, फोन मिला, फोन में सिम मिली, सिम का रिचार्ज मिला ठीक है। अब फिर घर के बाहर, अच्छा अभी तो गाड़ी में गार्ड नहीं बताया, तो गाड़ी में जाओगे ऐसा नहीं हो डिप्टी कलेक्टर मैडम के ऊपर कोई हमला कर दे, तो आपको गार्ड मिलेगा साथ में। फिर घर के बाहर आपके गार्ड रहेगा, ठीक है, आप देख लो, आप एक एसडीएम को देखो, आपको समझ में आ जाएगा, तहसील लेवल पे जो एसडीएम होते हैं जहाँ भी सब डिवीजन में, आप देखो उनके घर के पास आपको ये सब, अभी खत्म नहीं हुई है पिक्चर। अब आपके घर में खाना बनाने वाला, घर की साफ सफाई करने वाला आपको मिलता है, और बड़ी बात, मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे एक भैया हैं, यहीं 4 इमली पे उनका घर है, उनकी सेविंग करने वाला भी आता है वहीं, मतलब अब मुद्दा है ना, आप अधिकारी हो, आप जाओगे सलून में, इंसल्ट हो गई, तो वो सब भी कहाँ आएंगे, घर ही आ जाते हैं, क्योंकि अब आप, अच्छा मान लो 3 लोग बैठे हुए हैं, तो अब आप डिप्टी कलेक्टर साहब खड़े रहेंगे क्या, अगले दिन तो चालान बनवा देंगे उसका किसी नाम पे। तो अब चूंकि ये कॉलोनियल मानसिकता भी है, लेकिन मानसिकता के अलावा सिक्योरिटी भी तो एक बड़ा मामला है। अब आप पता चले सेविंग कराने गए, कोई हमला ना कर दे, तो आपके पीछे पीछे 2 लोग खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, गनमैन आपको बचाने के लिए खड़ा है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो क्या किया जाता है, अच्छा मोदी जी कभी बाहर सेविंग करवाने गए होंगे क्या, या कटिंग कराने आज मोदी जी यहीं भोपाल के पार्लर पे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी सुविधाएं कहाँ मिलती हैं, अच्छा प्रधानमंत्री में ये चीज इसलिए लगती है क्योंकि यार वो कैसे जाएंगे। अच्छा मजेदार बात ये है कि अगर उन्हें बाहर कहीं कटिंग कराने का मन करे तो, अब सोचो उनकी कटिंग कितने की होगी भाई, कितना महंगा सलून होगा, या कितना महंगा होगा कोई भी सिस्टम, 10,000 की,
पता चले कि 50 लाख रुपए उनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो गए वहां तक जाने में। अच्छा, आपको लगता नहीं होगा ये प्रोटोकॉल पे इतना पैसा खर्च होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए जितने भी जैसे प्रधानमंत्री या बड़े बड़े पदों पे जो लोग होते हैं उनको हर सुविधा कहाँ दी जाती है, या तो उनके ऑफिस में या उनके घर में। उसका कारण है कि सिक्योरिटी पे बहुत पैसा खर्च होता है। आपने सुना होगा जैसे जब भी प्रधानमंत्री आते हैं पूरे रोड डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, पूरी पुलिस, मतलब 10-10 20-20 हजार अगर पुलिस को आपने लगा दिया तो उन्हें खाना नहीं खिलाओगे क्या? डॉक्टर्स को कर दिया, पैरामेडिकल स्टाफ को लगा दिया, बहुत बड़ा सिस्टम होता है। अब जब सिस्टम में जाओगे ना, आप लोग एक बार सेलेक्ट हो जाओ और एक इलेक्शन करा लेना और एक प्रोटोकॉल ड्यूटी कर लेना, आप एकदम होशियार हो जाओगे एक ही बार में। मतलब एक दो इलेक्शन जैसे लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन करा लोगे तो जितना प्रेशर आता है वो एक ही बार में आ जाता है। और दूसरा काम क्या, जैसे पीएम आए या आप मान लो कहीं पे डिप्टी कलेक्टर हैं, सीएम आ जाएं आपके यहाँ, फिर जो आप अरेंजमेंट कराओगे उस अरेंजमेंट में आपको समझ में आएगा कि कितना चैलेंजिंग टास्क होते हैं ये, और कितना मतलब कितना बड़ा अमला, कितना बड़ा मैकेनिज्म काम करता है इसके पीछे। ठीक है, तो हम कहाँ थे, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो अब ये जो हैं ये पॉलिसी मेकर हैं, तो इन्हें सुविधाएं ज्यादा हैं। अब ये जो लोग हैं ये स्पेशलिस्ट हैं, तो इन दोनों में हमेशा विवाद रहता है कि तुमने नीति बना दी और हमसे कह रहा है लागू करो। अच्छा, नीतियों की जानकारी सही में किसे है? इन लोगों को। भाई जैसे मैं कहूँ ये है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये कोई डॉक्टर ही होगा। ये जो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है ये नॉर्मली कोई इंजीनियर ही होगा सीनियर मोस्ट। तो ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, इन्हें अपने क्षेत्र अपने तरीके की चीजों की ज्यादा अच्छे से जानकारी है। लेकिन इनने क्या किया, यहाँ पे पॉलिसी बनाई और इनसे कह दिया अब आप एग्जीक्यूट कराओ, थोड़ा बहुत इनसे एडवाइस ले ली। तो इनके और इनके बीच में, अच्छा इनकी सैलरी में, इनकी सुविधाओं में, इनके रुतबे में बहुत अंतर होता है। तो ये जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट जो डिस्प्यूट है, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ का जो विवाद है, ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बेसिकली आपके एग्जाम में तो आए या ना आए, लेकिन आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट में क्या डिफरेंस होता है। तो सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टरेट में स्पेशलिस्ट होते हैं। सेक्रेटरी जो होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, ये विशेषज्ञ होते हैं, ये पॉलिसी मेकर होते हैं, ये पॉलिसी का एग्जीक्यूशन कराते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, अब बोलिए किसका क्या क्वेश्चन था, कुछ पूछना है तो बोलें। क्या? नहीं, पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर है, वो डायरेक्टरेट नहीं है। तो सिंपल पुलिस हेडक्वार्टर, नाम में ही है पीएचक्यू, पुलिस का हेडक्वार्टर। ठीक, चलो अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए अभी हमने जो आपको सिंपल सी बात बताई सचिवालय, तो राज्य मंत्री परिषद को प्रशासन के संचालन में सहायता करने के लिए सचिवालय का निर्माण किया गया है। किसको? राज्य का जो मंत्रिमंडल है उसको प्रशासन में सहायता करने के लिए किसका निर्माण किया गया? सचिवालय का निर्माण किया गया है। राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होगा? मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी होता है। मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय भोपाल के वल्लभ भवन में स्थित है। ठीक है, समझ में आ रही है? और मध्य प्रदेश राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय सचिवालय होता है। और अगर आप मध्य प्रदेश हटाएं, आप किसी भी राज्य की बात करो, तो किसी भी राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय, उसका सेक्रेटरीट या सचिवालय होता है। उसका जो प्रमुख होता है वो उस राज्य का मुख्य सचिव होता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? और वो क्या करेगा, तो जो भी राज्य में सचिवालय होगा वो वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद को क्या करेगा? प्रशासन के संचालन में, ठीक है, तो प्रशासन के संचालन में सहायता प्रदान करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर डायरेक्टरेट की बात करते हैं। तो राज्य शासन के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए निदेशालय का निर्माण किया गया है। अब जो कार्य, मतलब जो पॉलिसी बना दी, उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराओ, तो निदेशालय का निर्माण किया गया है। यह सचिवालय के अधीन कार्य करते हैं। इस बात से इन्हें बड़ी तकलीफ होती है, तो दे वर्क अंडर द सेक्रेटरीट।
क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की। अब जैसे समझो एक डॉक्टर को बनने में कितना समय लगता है, 5.5 ईयर की MBBS, इसके बाद स्पेशलाइजेशन 3 साल, तो कितने हो गए, 6, 3, 9। और इसके बाद भी अगर सुपर स्पेशलाइजेशन करें और सिलेक्शन, ऐसे तो होता नहीं कि आप 12th पास किए और ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाए, तो वो सब मतलब ऐसे इतनी पढ़ाई करने के बाद हम यहाँ पे आए और तुरंत आप बना नहीं दोगे हमें DME, 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा। अब इतनी मुश्किल से जाके डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन बने, और वहाँ कोई एक IAS आया जो 24-25 साल का था, और उसने कहा चलो आ जाना यहाँ। अच्छा, और बड़ी बात, हर विभाग में कमिश्नर कौन होगा? या तो वो स्टेट सर्विस से डिप्टी कलेक्टर, फिर वो कलेक्टर बनेगा, फिर वो कमिश्नर बनेगा। तो आयुक्त जो बनते हैं वो ज्यादातर IAS होते हैं या स्टेट सर्विस के ऑफिसर होते हैं। कमिश्नर आप किन्हें नहीं बनाओगे, इनको नहीं बनाओगे, डायरेक्टरेट वालों को। तो अब जैसे यहाँ हमने कहा ना डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो इसी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के सिर पे किसे बिठा दिया? ठीक है, हेल्थ कमिश्नर को। ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग का जो सचिव या सेक्रेटरी है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, मंत्री जी के साथ में जो बैठ रहे हैं, तो फिर से वही आ गए मतलब सिर पे बैठने के लिए सचिव ही आने हैं या कमिश्नर आने हैं, और काम कराओगे किनसे? स्पेशलिस्ट लोगों से। तो ये बहुत खुन्नस खाए होते हैं, बहुत ज्यादा। अब इसका कोई इलाज नहीं है, सरकार ही इसका इलाज ढूंढ सकती है। 1 मिनट बेटा बस। बट ये इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे सिलेबस में अगर हम सबसे ज़्यादा किसी को महत्व देंगे तो वो होगा आपका पंचायत और नगर पालिका वाला, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर कहीं भी पॉलिटी आती है और अगर ये सिलेबस में ही नहीं है तो बात एक अलग है, अब तो चूंकि सिलेबस में है, इसके बिना पेपर नहीं बना करता है। तो हमें अगर सबसे ज़्यादा किसी पे फोकस करना है एट द एंड, वो क्या होगा? पंचायत और नगर पालिकाएं। तो उन पे हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब हम देखिए, अब बात आती है कि ये क्वेश्चन है सचिवालय का अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सचिव का कार्यालय। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जो है, या सेक्रेटरीज ऑफिस जो है, वो आपका क्या कहलाता है? सचिवालय कहलाता है। बदलती हुई परिस्थितियों में सचिवालय शब्द मंत्री के कार्यालय का पर्यायवाची बन गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई मंत्री तो बैठते ही हैं यहाँ, और उनके साथ सचिव बैठते हैं, परंतु चूंकि वह सचिव का प्रमुख सलाहकार होता है, इसलिए उसे मंत्री के आसपास रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए वास्तव में सचिवालय उन भवनों के समूह का नाम है जिनमें मंत्री और सचिवों का कार्यालय है। तो एक जैसे मान लो मैं कहूँ गृह मंत्री बैठे हैं, उनके साथ में उनके गृह सचिव बैठे हैं, होम सेक्रेटरी, तो उनके साथ हो गए। मान लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, उनके साथ में हेल्थ सेक्रेटरी बैठे हैं, स्वास्थ्य सचिव बैठे हैं, तो ये साथ में ही बैठा करते हैं। तो सचिवालय शब्द मुख्यतः उन विभागों के समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके राजनीतिक अध्यक्ष मंत्री और प्रशासनिक अध्यक्ष सचिव होते हैं। तो राजनीतिक अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? मिनिस्टर होगा। ठीक है, और प्रशासनिक जो होगा वो सेक्रेटरी या सचिव होता है। सचिवालय अर्थ तो मंत्रियों के सचिवों का कार्यालय। तो आप तो ऐसे समझ लो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी क्या कहलाता है? सेक्रेटरीट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ गई बात? अब हम बात करें इनकी संरचना की, तो प्रत्येक सचिवालय विभाग में क्षैतिज संरचना के कारण सोपान क्रम दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, तो दो तरीके के सोपान आपको मिलेंगे। एक है कार्यालय का स्थान, अधिकारियों का क्रम। तो अधिकारियों का श्रेणी क्रम परंपरागत रूप से 3 स्तर पर है। एक है सचिव, एक है उप सचिव, और एक है अपर सचिव। सचिव यानी सेक्रेटरी, उप सचिव डिप्टी सेक्रेटरी, और इसके बाद एडिशनल और असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो ये सचिव कैसे हो गए? तो कैसे हैं? परंपरागत रूप से हम क्या देख रहे हैं कि 3 श्रेणी में हमने बना दिया। यहाँ पर एक सेक्रेटरी, इसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी, और उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी। ठीक है, फिर बात करते हैं सचिव, प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष। अब यहाँ पर विशेष रूप से तो कुछ राज्यों में कार्यों में वृद्धि के कारण अपर या संयुक्त सचिव का पद भी बना दिया जाता है।
तो अगर कार्य ज्यादा हैं तो आपने सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और एक और क्या बना दिया, अपर या संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम है तो उस स्थिति में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद भी बना दिया जाता है। तीन मुख्य रूप से होंगे ही होंगे, एक सेक्रेटरी यानी सचिव, उससे नीचे डिप्टी सेक्रेटरी और उससे नीचे, बोलो जल्दी से, एडिशनल सेक्रेटरी। ये होंगे। कार्यालय श्रेणी के अधिकारी विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने का कार्य करते हैं। इस श्रेणी के कर्मचारी स्थायी होते हैं जो निश्चित अवधि के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, सब जानते हैं कि भाई अगर आप अधिकारी बनेंगे, मध्य प्रदेश में ये 62 ईयर है, तो आप 62 ईयर तक आप अपने कार्यालय में अपने पद पर रहेंगे। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि विभागीकरण के विशिष्ट पैटर्न से क्या आशय है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो प्रत्येक सचिव के अधीन साधारणतः एक से अधिक विभाग होते हैं, इसलिए सचिवालय विभागों की संख्या सचिवों की तुलना में अधिक होती है। क्योंकि उतने आईएएस अधिकारी हैं नहीं, तो पता चले कि हेल्थ वाले को ही बोला कि आप गैस राहत भी देख लेना, जबकि मंत्रालय के रूप में आप देखेंगे कि दो अलग विभाग है, स्वास्थ्य विभाग अलग है और गैस राहत आपका अलग है, लेकिन पता चले दोनों का एक ही सेक्रेटरी आपने बना दिया। तो उनकी संख्या विशिष्ट रूप से विभिन्न राज्यों में 10 से 40 के बीच होती है। तो 10 सचिव से लेके 40 सचिव तक होते हैं। जैसे अब यूपी बड़ा है तो वहाँ सचिवों की संख्या ज्यादा है, अब जैसे असम में बात करेंगे तो निश्चित रूप से कम होंगे। किसी राज्य सचिवालय में विभागों की संख्या आवश्यक रूप से उस राज्य की जनसंख्या के आकार पर आधारित नहीं होती। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सचिवालय में विभागों की संख्या जनसंख्या पर निर्भर नहीं है। भाई जैसे आप मान लो कि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि विभागों की संख्या ज्यादा होगी? ऐसा हो सकता है भाई, अगर हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, तो सब जगह गृह मंत्रालय होता है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा इन्हीं के अंडर में। अब ऐसे थोड़ी बोले 3-4 गृह मंत्रालय हैं यूपी में, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो विभागों की संख्या कैसी होगी? राज्य की जनसंख्या पर आधारित नहीं होती। अब जैसे मिजोरम जैसे छोटे राज्य, 1987 में 36 सचिवालय विभाग थे, जबकि उस समय के आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में सचिवालय की संख्या 19 थी, जबकि आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा था। तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं कि जनसंख्या के आधार पर ये डिवाइड किया जाएगा। तो राज्य सचिवालय में सचिवालय स्तर पर विभागीकरण के विशिष्ट पैटर्न का उदाहरण है। जैसे एक है सामान्य प्रशासन विभाग। अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो सबसे ज्यादा जो आपका काम पड़ेगा या आपका जो पूरा कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी वो होगी सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एक खाद्य एवं कृषि विभाग, गृह विभाग, ठीक है, होम, विधि विभाग, राजस्व विभाग। और अगर आप मान लीजिए दूसरा जो विभाग जिससे आपको काम पड़ेगा सामान्य प्रशासन के बाद, आप किस में आएंगे अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं? तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजस्व विभाग में कमिश्नर होंगे आपके, जो सचिव होंगे इस विभाग के, वो पूरा आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगे काम करने के दौरान। लेकिन नियम बनाने के दौरान की बात करें तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो आपके लिए नियम बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे सचिवालय में क्या क्या, सामान्य प्रशासन विभाग, खाद्य एवं कृषि, गृह विभाग, विधि विभाग, राजस्व विभाग, हम कहे संसदीय कार्य विभाग। फिर जितने विभाग, अब आपने जितने मंत्रालय सुने हैं वो सब विभाग हैं, तो वो सब आपके सचिवालय में होते हैं। क्योंकि सारे मंत्री आपको कहाँ मिलेंगे? सचिवालय में मिलेंगे। और सारे मंत्रियों के जो सचिव होंगे वो भी आपको कहाँ मिलेंगे? तो अब उससे संबंधित जितने विभाग होंगे वो सारे के सारे विभाग आपको मंत्रालय में, ठीक है, मंत्रालय, अच्छा हाँ, मंत्रालय भी वही है, मंत्रियों का जो ऑफिस है वो मंत्रालय। और मध्य प्रदेश में मंत्रालय, सचिवालय, वल्लभ भवन, ये सब एक ही है। अच्छा, मैंने मंत्रालय बोल दिया, नहीं तो पता चले कि आप कोई सोचे ये एक नई बिल्डिंग आ गई। ठीक है तो मंत्रालय मतलब जहाँ पे मिनिस्टर्स बैठते हैं और इनके साथ में सचिव बैठते हैं, तो सचिवालय। ठीक है, और उस बिल्डिंग का नाम पर्टिकुलर वल्लभ भवन। ठीक है, लाइव में क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सचिवालय के कार्य क्या क्या हैं। तो देखिए, राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन के सर्वोच्च स्तर के रूप में राज्य सरकार के नीति निर्माण और विधायी कार्यों के निर्वाह में सहायता करता है।
तो हमने अभी ऊपर भी आपको बताया था कि पॉलिसी फॉर्मेशन जो है वो यही करेगा। तो क्या कर रहा है, राज्य सरकार के नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मेशन और विधायी कार्य, तो लेजिस्लेटिव वर्क जो है इनमें ये सहायता करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनके कार्य क्या है, तो मंत्रियों की नीति निर्माण और समय समय पर उनमें संशोधन करने और उनकी विधायी जिम्मेदारी को पूरा करने में सहायता करता है। तो इट हेल्प्स द मिनिस्टर्स इन पॉलिसी मेकिंग and amending them from time to time and fulfilling their legislative responsibilities। तो क्या कर रहे हैं ये, मंत्रियों की नीति निर्माण करने में और समय समय पर उनमें संशोधन करने में और उनकी जो विधायी जिम्मेदारी है, मतलब विधायी यानी कानून बनाने वाली, लेजिस्लेटिव जो है, उनको पूरा करने में ये सहायता देते हैं। विधान और नियम तथा विनियम का प्रारूप तैयार करना, तो ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो किस किस के ड्राफ्ट बनाएंगे, रूल्स के, लेजिस्लेशन के, ठीक है, रेगुलेशंस के ये ड्राफ्ट बनाते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वयन, तो कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब जो भी नीतियां और कार्यक्रम है उनका कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन के अलावा उनका क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन करेंगे। नियंत्रण और परिणामों का पुनरावलोकन करना। तो आप ऐसे समझ लो कि पॉलिसी बन रही है यहीं पे, पॉलिसी फॉर्मेशन यहीं हो रहा था, पॉलिसी का क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन यहीं हो रहा है, फिर उसके बाद पॉलिसी का सुपरविजन यहीं हो रहा है, ठीक है, पर्यवेक्षण यहीं हो रहा है, पॉलिसी का कंट्रोल यहीं हो रहा है। इसके अलावा परिणामों का पुनरावलोकन, अगर लगता है कि रिजल्ट उस तरीके से नहीं आए हैं, जो भी पॉलिसी बनाई है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो क्या उनका पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू करना भी यहीं पर होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यूइंग द रिजल्ट। ठीक, समझ में आ रही है बात आपको। फिर बजट निर्माण व खर्च पर नियंत्रण, मैंने कहा था कि ये नहीं हो तो बजट नहीं बना पा रहे हैं ये लोग। तो मैं ठीक है, तो बजट प्रिपरेशन एंड कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, एक तो बजट निर्माण करते हैं, खर्च पर नियंत्रण करते हैं, भारत सरकार व अन्य राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का सचिवालय है, यानी ये उत्तर प्रदेश के सचिवालय से भी संपर्क बनाए रखेगा, और केंद्र में जो सचिवालय है और जो भारत सरकार है उससे भी ये कांटेक्ट में रहता है। और जैसे सिंपल एग्जांपल मैं कहूँ, श्री अनुराग जैन जी को अभी 1 साल के लिए और मुख्य सचिव बना दिया गया मध्य प्रदेश का। आपको पता है इसके लिए फोन कहाँ से आया था, पीएमओ से। पीएमओ जानते हैं आप लोग, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे शक्तिशाली कार्यालय कौन सा है, सबसे पावरफुल जो विभाग है या सबसे पावरफुल जो जगह है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। मतलब अगर पूरा भारत चल रहा है तो सही बोले, एक आपका वहां का मंत्रालय या सचिवालय, और दूसरा जो है वो, उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, पीएमओ कर रहा है। क्योंकि एट द एंड, बोला जाए एट द एंड होता है ना कि पॉलिसी मेकिंग में सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन, रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। तो सारे कंट्रोल वहीं पर होते हैं। तो ये लोग भारत सरकार व अन्य राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाते हैं। तो मेंटेनिंग कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट, यह कार्यपालिका कार्यवाहियों का पर्यवेक्षक का कार्य करते हैं। तो इट एक्ट्स एज एन ऑब्जर्वर ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है उसके एक ऑब्जर्वर के रूप में होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो अगर इसे आप थोड़ी देर के लिए मध्य प्रदेश हटाएं, मान लो आप यूपी, बिहार या कोई और स्टेट का एग्जाम भी देना चाहें या यूपीएससी देना चाहें, तो सीधा अगर आपसे पूछा जाए सचिवालय के कार्यों का वर्णन कीजिए, तो आपने मध्य प्रदेश हटा दिया। अब सेक्रेटरीएट के फंक्शन क्या है, तो पहला, मंत्रियों की नीति निर्माण और समय समय पर संशोधन और उनकी विधायी जिम्मेदारी में सहयोग करना। तो पॉलिसी फॉर्मेशन करना, समय समय पे उनमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसके अलावा विधायी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं, फिर विधान, नियम और विनियम का ड्राफ्ट या प्रारूप बनवा रहे हैं, नीतियों कार्यक्रम जो कार्यान्वयन है उनका क्रियान्वयन करने में समन्वय कर रहे हैं, सुपरविजन यानी कि पर्यवेक्षण कर रहे हैं, इसके अलावा कंट्रोल कर रहे थे और रिव्यू कर रहे थे परिणामों को, इसके अलावा बजट फॉर्मेशन कर रहे हैं, खर्च पर नियंत्रण कर रहे हैं, इसके अलावा भारत सरकार और अन्य सरकार, अब जैसे केंद्र का हो,
सचिवालय, तो आप भारत सरकार मत लिखो, आप लिख दो अन्य राज्यों की सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के या संपर्क में रहता है। क्योंकि अगर हम जैसे देखें भारत, देखो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, जैसे हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, हमने अगर आपको प्रधानमंत्री की बात की तो हमने मुख्यमंत्री की, राष्ट्रपति की तो हमने राज्यपाल की। क्वेश्चन आपसे जैसे मान लो अब यहाँ जैसे आपने पढ़ा ये और आपसे बोल दें वो भारत सरकार के सचिवालय के कार्यों का वर्णन कीजिए, अब आप बोलोगे सिलेबस में था नहीं, इनने पूछ लिया, तो कुछ नहीं, आपको सचिवालय या सेक्रेटरिएट काम तो वही करेगा, ये राज्य सरकार के लिए मध्य प्रदेश के लिए करेगा, वो केंद्र सरकार के लिए करेगा, तो काम तो सेम है। यहाँ कहीं लिखा है बीच में मध्य प्रदेश, इसीलिए उस तरीके से बनाए कि चीजें आप अगर एमपी हटा देंगे ऊपर से तो पूरा क्वेश्चन आपका किससे संबंधित हो जाएगा, भारत सरकार के सचिवालय से, बस यहाँ आपको भारत सरकार शब्द यूज नहीं करना है वहां पे। तो अन्य राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखेगा और यह कार्यपालिका कार्यवाही का पर्यवेक्षक का कार्य करता है, तो इट एक्ट्स एन ऑब्जर्वर ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन, इस तरीके की चीजें जो है वो रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या ओवरऑल कार्य। अब एक और काम जो स्पेसिफाई है, तो मध्य प्रदेश सचिवालय की विधायी भूमिका, मतलब क्या, डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव रोल ऑफ द मध्य प्रदेश सेक्रेटरीट, मतलब अब हम किस भूमिका की बात कर रहे हैं। अभी तो वो नीतियां भी बना रहे थे, विधायी कार्य भी कर रहे थे, बजट भी बना रहे थे, खर्चों को भी रोक रहे थे, कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे, सुपरविजन भी कर रहे थे, कंट्रोल भी कर रहे थे, समझ में आ रहा है, कॉन्टेक्ट भी बनाए रख रहे थे, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी कर रहे थे। अब लेकिन सिर्फ किसका पूछा है, केवल और केवल लेजिस्लेटिव रोल की बात कर रहे हैं, विधायी भूमिका। तो सचिवालय विधि निर्माता की भूमिका में प्रमुख योगदान देता है। मोटे तौर पर राज्य सचिवालय की विधायी भूमिका, तो सबसे पहले मंत्रियों के अनुरूप नीति निर्माण के कार्यों को करना, संशोधन करना, पर्यवेक्षण करना। भाई नीति निर्माण करेंगे तो विधायी कार्य, और उनके अनुसार हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था ओवरऑल कार्य थे वो। अब हमें सिर्फ किससे संबंधित बात करनी है, लेजिस्लेटिव। तो क्या किया इन्होंने, नीति निर्माण की, कार्यों को किया, संशोधन किया और पर्यवेक्षण किया, ये ऊपर भी कर रहे थे ये सेम चीज। यह निर्मित विधि को स्मृति भंडार या निवासी गृह का कार्य भी करते हैं। विधान और नियम और विनियम का ड्राफ्ट तो ऊपर भी बना रहे थे, भाई कोई ड्राफ्ट बनाएंगे रूल्स के लिए, रेगुलेशंस के लिए। विधियों का समन्वय का, क्रियान्वयन का, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और परिणामों का पुनर्लोकन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हैं, अरे विधि लगा दो, लेजिस्लेटिव है ना, तो विधायी लगा दो, बाकी चीजें तो वही है। तो क्या हो रहा है, विधियों का समन्वयन, विधान और नियम, निर्मित विधि, और इनके अनुरूप क्या कर रहे हैं, मंत्रियों के अनुरूप नीति निर्माण करा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जमीनी स्थिति के पहचान से विधि की सफलता के स्तर को ज्ञात किया जाता है। तो ओवरऑल कुछ नहीं है, अगर आपसे यहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको लेजिस्लेटिव पे फोकस करना है, और जब ओवरऑल फंक्शन पे पूछा जाए तो आपको लेजिस्लेटिव के साथ में बाकी फंक्शंस पे भी फोकस करना है। अगर हम देखें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जैसे मंत्रियों के अनुरूप नीति निर्माण के कार्यों को करना, संशोधन करना, पर्यवेक्षण करना। तो अब जो भी विधि बनाई जा रही है, विधायी प्रक्रिया की जा रही है, उसके लिए की जाएगी। फिर इनके लिए नियम बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे। इसके अलावा इनका कोऑर्डिनेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन करने के साथ सुपरविजन भी करना है, कंट्रोल भी करना है और रिव्यू भी करना है। बस अब लेजिस्लेटिव प्रोसेस का कर रहे हैं ये हम सिर्फ, और वहां ओवरऑल जो भी प्रोसेस हो रही थी उनका कर रहे थे। अंतर समझ में आ रहा है कि दोनों में, बस आपके क्वेश्चन के आंसर में क्या रहेगा। अच्छा, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनने आज तक इसे कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर ऐसा लगे कि बहुत नया सा है, थोड़ा रिपल्सन दिखाती है, एकदम नई चीज, जैसे अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सबने थोड़ा बहुत सुना होता, जैसे पंचायत आएंगी तो थोड़ी सुनी होती है तो इतना लोड नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने सुनी ही नहीं होती कभी, तो थोड़ा सा शुरू शुरू में वो आपसे उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं होते हैं, डिटैच होने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा कि जब भी आपसे सचिवालय के कार्य पूछे जाएं तो सारे कार्य बताना है, और जब आपसे विधायी की बात करी जाए, लेजिस्लेटिव रोल की बात की जाए, तो हमें विधायी पे फोकस करना है, कार्य वही है। बस हर जगह हमें विधि विधि विधि, विधायी वाली बात को हमें ऐड करते जाना। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है। लाइव में किसी का कोई क्वेश्चन इससे संबंधित, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये वाला भी कोई, वो तो सेम ही है। ठीक, इसके अलावा ये आपका पैटर्न हो गया विविधीकरण वाला, फिर इनकी ये संरचना है,
और उससे पहले आपकी ये अर्थ क्या था, और सचिवालय यानी सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट में क्या क्या होते हैं। तो सचिवालय को आपको बताना है सचिवों का ऑफिस जो मंत्रियों से संबद्ध होते हैं, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी रिलेटेड टू मिनिस्टर्स। और ये क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, तो राज्य शासन के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए निदेशालयों या डायरेक्टरेट का निर्माण किया जाता है। यहाँ जैसे मैं एग्जाम्पल डालना भूल गया, क्या क्या एग्जाम्पल थे इनके, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन जो है वो मध्य प्रदेश के डायरेक्टरेट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अमित एक मिनट पॉज कर देना वीडियो।